जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 18 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो धारा की दिशा और परिमाण का मापन कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। आपको याद रखना है, धारा की दिशा और परिमाण का मापन कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। स्पेग्नोमेनोमीटर की बात करें तो ये क्या करता है? ये करता है ब्लड प्रेशर को मापता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को या रक्तचाप को मापता है स्पेग्नोमेनोमीटर। अब बात करें रिफ्रैक्टोमीटर की। रिफ्रैक्टोमीटर क्या करता है? रिफ्रैक्टोमीटर करता है अपवर्तनांक का मापन। अपवर्तनांक का मापन कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये एग्जाम की दृष्टि से कि अपवर्तनांक का मापन कौन करता है? हो जाएगा रिफ्रैक्टोमीटर। अब बात करें फोटोमीटर की। फोटोमीटर क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को मापता है। फोटोमीटर क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को मापता है। तो मैंने ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बता दिए। हमसे पूछा है रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? तो मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? सबसे पहले बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? तो पादपों की कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्या पादपों की कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है? और ये कार्बनिक पदार्थ होता है और बहुत ही हार्ड पदार्थ होता है। मानव इसको नहीं पचा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव को इसको नहीं पचा सकता, सेलुलोज को नहीं पचा सकता, क्योंकि यह बहुत ही हार्ड पदार्थ होता है और कार्बनिक पदार्थ होता है। अब बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च क्या है? स्टार्च का एक कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। और ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो एक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। किस किस से? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। C6H12O6 यह ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो मनुष्य और जानवर भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य और जानवर भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। तो एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन को सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद होता है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन होने के बाद उसका होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब है भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषित होता है, मतलब वो जो हमारे शरीर को एनर्जी दें, जैसे विटामिन, प्रोटीन, उनका अवशोषण होता है। उसके बाद होता है स्वांगीकरण। इसमें स्वांगीकरण लिखा नहीं है, आप लिख लो, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। फिर क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन किसके रूप में होता है? यूरिया के रूप में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं? यूरिया के रूप में। तो सर सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी द्वारा 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन देते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? तो हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगी इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देते हैं? 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। आपको इसे याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देते हैं? 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। अब बात करते हैं वसा की। वसा क्या करते हैं? आपको पता है कि वसा में एनर्जी प्रदान करते हैं। जब हम 1 ग्राम वसा को खाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? जब हम 1 ग्राम वसा को खाते हैं हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किससे ज़्यादा मिली? वसा को खाने से एनर्जी ज़्यादा मिली। कार्बोहाइड्रेट को खाने से, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को खाने से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इन दोनों में कौन सा राइट आंसर होगा? अधिकतम ऊर्जा कौन दे रहा है हमें? वसा। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम ऊर्जा कौन देते हैं? वसा।
ये भी आपको याद रखना है कि 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों को याद रखना है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी रहती हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए और स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। स्तंभ ए में ग्राही रखी और स्तंभ बी में इनका कार्य रखा है, वे कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहण ग्राही की, यह कहाँ मिलती है। तो ग्रहण ग्राही किसका कार्य करती है, यह सूंघने का कार्य करती है। तो यह कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी नाक में। सूंघने का कार्य करती है तो नाक में पाई जाएगी। अब बात करते हैं ऊष्माग्राही। ऊष्माग्राही किसको कहते हैं, जो हमें ऊष्मा का अनुभव कराए, जैसे हमारी त्वचा में मिलती है, जिससे हमें ऊष्मा का अनुभव होता है या तापमान का अनुभव होता है। स्वादग्राही कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमारी जिह्वा में या जीभ में, जिससे हम स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। अब बात करें प्रकाशग्राही की। प्रकाशग्राही कहाँ मिलेगी, जिसके कारण हम देख पाते हैं, वो मिलेगी हमारी आंखों में। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, और हो जाएगा तीसरे का पहले से, चौथे और चौथे का हो जाएगा दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इन्हें याद रखना है। सबसे ज़्यादा इन चारों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ऑप्शन नंबर ए 12, ग्रहणग्राही कहाँ मिलती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन का समूह किससे संबंधित है। तो आप जानते हो कि आवर्त सारणी की बात करें, सबसे पहले आवर्त सारणी की, हमारे आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। इनमें से 18 समूह को क्या कहते हैं, 18वें समूह को कहते हैं उत्कृष्ट गैसों का समूह। उत्कृष्ट गैसों का समूह 18वें समूह को कहते हैं, या शून्य समूह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी गैसें पाई जाती हैं, उनके बायतम कोष में 0 इलेक्ट्रॉन या उनका बायतम कोष होता है वह इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल होता है, मतलब कि इनका अष्टक पूरा रहता है, इनका अष्टक पूरा रहता है, इसलिए इन्हें शून्य गैसों का समूह भी कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों में कौन कौन सी गैसें आती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी वर्ग 18वें तत्व में आती हैं। आपको याद रखना है उन क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसों का समूह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हेलोजन की। हेलोजन कौन से समूह को कहते हैं, तो वर्ग 17 को हेलोजन कहते हैं। इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, इनमें तत्व आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्व वर्ग 17 में आती हैं और इनको हेलोजन समूह कहा जाता है। आपको इन्हें याद रखना है। अब बात करते हैं क्षारीय धातुओं की, कि क्षारीय धातुओं किस वर्ग को कहा जाता है। तो वर्ग 1 को या समूह 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है। और वर्ग 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं, वर्ग 1 में आते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सभी तत्व किस में आते हैं, ये क्षारीय धातु में भी और भी आते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से मैंने आपके लिए बता था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे नीचे जाते जाएंगे, ये सभी क्षारीय धातुएं आती जाएंगी। अब बात करें क्षारीय मृदा धातुएं, तो समूह 2 को या ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। और क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से तत्व आते हैं, क्षारीय मृदा धातु में आ जाएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सभी किस में आती हैं, क्षारीय मृदा धातु में। तो मैंने अभी ये चारों आपको लिए समझा दिए हैं, और इनमें से एक नए क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, आप देख लेना ना माने तो ये कैसा लगा ये क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो विशेष क्षेत्र में पाई जाने की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं, उन्हें कहती हैं स्थानिक प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियां का मतलब होता है जो एक विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं स्थानिक प्रजातियां। अब बात करें विकासवादी प्रजातियों की। विकासवादी प्रजातियां होती हैं जो एक विकास में लगी हुई हैं, उन्हें कहते हैं विकासवादी प्रजातियां। लुप्तप्राय प्रजाति इनको कहते हैं जो अभी लुप्त की कगार पर हैं, मतलब अभी लुप्त नहीं हुई हैं पर लुप्त की कगार पर हैं, आगे के फ्यूचर में लुप्त हो जाएंगी, उन्हें कहते हैं लुप्तप्राय प्रजातियां। अब बात करें विलुप्त प्रजातियां, जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं उन्हें कहते हैं विलुप्त प्रजातियां। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अब बात करें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की बात करते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्ड स्टीनर के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। किसके द्वारा, गोल्ड स्टीनर के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अब न्यूट्रॉन की मैंने आपके लिए बता दिया, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अब बात करें नाभिक की खोज किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 0 डिग्री से पानी गर्म करना शुरू करते हैं तो पानी कैसे अभिक्रिया करेगा। आप जानते हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और आपने घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा होगा। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व अधिकतम है, तो उसका आयतन न्यूनतम होगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व अधिकतम है तो आयतन न्यूनतम होगा। तो सबसे पहले वह क्या करेगा, उसका आयतन कम होगा, मतलब सबसे पहले वह संकुचित होगा और फिर वह विस्तार करेगा। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपने देखा होगा, फिर पहले आप पानी को गर्म करना रखते हैं तो सबसे पहले वह संकुचित होता है, फिर उसके बाद वह उबलने लगता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उसके संचरण का एक तरीका गलत है। तो इनमें से कौन सा गलत तरीका है। तो एड्स किससे होता है, एड्स वायरस के द्वारा ही होता है। एंथ्रेक्स की बात करें तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। इबोला की बात करें तो ये होता है वायरस के द्वारा। अब बात करें एथलीट फ्लूट की, यह किसके द्वारा होता है, यह बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, यह कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है एथलीट फ्लूट, कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई रासायनिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है। इनमें से कौन सी रासायनिक क्रिया हुई है या नहीं हुई है, यह निर्धारित करने में हमें मदद करता है। तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और गैस का निकास भी हो जाएगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये दोनों ही हमें निर्धारित करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह दोनों ही हमें बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, रंग में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोवे रोइनर के त्रिक नियम में तत्वों को निम्न में से किस प्रकार में लिखा गया था। सबसे पहले बात करते हैं डोवे रोइनर का त्रिक नियम की। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत, मतलब इनके योग कर लेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे, ये इनका औसत निकल के आ जाएगा। यह दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जो सेकंड तत्व होगा उसको परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल की दृष्टि से बताया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ने एग्जाम्पल देके बताया था। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 39। तो हम यहाँ पे 7 + 39 करेंगे, 7 + 39 और 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। और 23 ही दूसरे परमाणु का द्रव्यमान है। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है, तो 23 ही यहाँ गया। तो इनका यही नियम था कि तत्वों के पहले और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और उन्होंने क्या कहा था कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह में नीचे जाने पर इनके पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सिक्का 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी से भरे 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास के नीचे रखा गया है तो सिक्के की आवासीय गहराई प्रतीत होती है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि यदि पानी से भरे गिलास के नीचे या पानी से भरे गिलास में यदि एक सिक्का डाल देते हैं तो वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब कि ये नीचे है पर वह ऐसा लगेगा कि यहाँ पर है। तो यह किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, वह किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, वास्तविक लंबाई अपॉन आभासी लंबाई, वास्तविक लंबाई अपॉन आभासी लंबाई। अब यहाँ पे हमें अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33, यहाँ पे लिखेंगे 1.33। अब अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.33। और वास्तविक लंबाई कितनी दी हुई है, या वास्तविक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। और आवासीय ऊंचाई हमसे पूछी है, आवासीय ऊंचाई मान लेंगे h। तो यहाँ से अब h यहाँ पर आ जाएगी, 1.33 यहाँ पे आ जाएगी। तो h बराबर हो जाएगी, h मतलब आवासीय ऊंचाई बराबर हो जाएगी 30/1.33। जब 1.33 को इस काटेंगे तो ये हो जाएगा 22.6 के समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपने ये क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन आपने आज तक पढ़ा ही मुश्किल से होगा, और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इनकी अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर प्लस जल के रूप में यह बन जाता है
यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो यह किसका एक उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया का। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले हमें ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसके एग्जाम्पल को बताऊं तो मैं, जैसे कॉपर प्लस O2 के रूप में हम क्रिया करें तो क्या बन जाएगा? 2 कॉपर ऑक्साइड 2CuO बन जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका विपरीत कर देंगे तो ये हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, जब इसका विपरीत कर देंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, कॉपर अलग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। या ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया क्या नहीं कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जिस अभिक्रिया में ये दोनों अभिक्रिया हो जाती हैं, ऑक्सीकरण भी हो जाती है, अपचयन भी हो जाती है, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, आपको रिलेटेड करके पढ़नी है। अलग अलग पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन कहाँ हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड इससे हट गई तो क्या हो गई? अपचयन अभिक्रिया हो गई। मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीजन कहाँ पे जाके जुड़ी? हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ी। हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ गई तो क्या होगी? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अपचयन भी हो गया और ऑक्सीकरण भी हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो जाता है, अपचयन भी हो जाता है, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या नहीं कहते हैं? वियोजन का मतलब होता है जैसे अलग अलग होना। तो वियोजन को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे जल है हमारे पास, 2H2 है, तब H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। मतलब अलग अलग हो जाना। वियोजन का मतलब है अलग अलग हो जाना। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता है फॉलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, इनमें से किसी में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब कोई ठोस होता है, सॉलिड होता है, और वह गैस बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपको इन्हें याद रखना है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस का सीधे गैस में बन जाना। ठोस जब बिना किसी द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब बात करें बाष्पन की। बाष्पन क्या होता है? बाष्पन होता है द्रव से या लिक्विड से सीधे गैस में बदल जाना। लिक्विड से गैस बदल बन जाती है तो उसे कहते हैं बाष्पन अभिक्रिया। संघनन किसको कहते हैं? जब गैस से दोबारा लिक्विड बन जाता है, या गैस जब द्रव में बदल जाती है तो उसे कहते हैं संघनन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको इसे पता होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन परत नष्ट करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। N2O की नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? ये होती है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इसको कहते हैं N2O की, ना कि NO2 को। ये एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, जब हम गलत आंसर लगाए जाते हैं तो N2O क्या होती है? लाफिंग गैस के रूप में जाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर की गंध वाले सफेद चूर्ण का उपयोग सफेद कपड़ों के पीले रंग को हटाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक के निर्माण में कौन सा रसायन सम्मिलित है? तो ये इसमें कौन कौन सा रसायन सम्मिलित होते हैं? इनमें सम्मिलित होते हैं बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। अब सबसे पहले बात करते हैं बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, और क्लोरीन इसमें शामिल होती है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। ऑप्शन में दिया हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा का। हाइड्रोक्लोरिक, आपको अब पता होगी हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है। अब बात करें बिना बुझा हुआ चूने की। बिना बुझा हुआ चूने की भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिना बुझा हुआ चूने की फॉर्मूला क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, और जब बुझ के क्या हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। इन दोनों को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारों के टिमटिमाने की परिघटना की व्याख्या करता है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या कौन सा घटना करती है? वो करती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ये आपके लिए बताया था, पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, या पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सभी किसके कारण होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब बात करते हैं प्रकाश के विकिरण की। प्रकाश के विकिरण किसकी व्याख्या करता है? तो आपने देखा होगा कि साय के समय सूर्य की लालिमा का दिखना, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के विकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विषाणु अपने विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाद निष्क्रिय होते हैं, या अपनी कोशिका के बाद निष्क्रिय होते हैं विषाणु। विषाणु को शो कहते हैं वायरस को। तो यह तो सही हो जाएगा। आरएनए विषाणु में उपस्थित एकमात्र आनुवंशिक पदार्थ है। तो आरएनए नहीं है, एकमात्र पदार्थ नहीं है। आरएनए तो हमें एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए के साथ साथ डीएनए भी होता है। आरएनए के साथ साथ क्या होता है? डीएनए भी होता है। इन दोनों ही हो सकते हैं। तो एकमात्र पदार्थ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो इनमें से पूछा है कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो केवल ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत है, केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में मिलेगा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किन किन में मिलता है? तो सिट्रिक अम्ल मिलता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू संतरा, इन आंवला, इनमें कौन सा अम्ल मिलता है? इनमें मिलता है सिट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलता है? तो टार्ट्रिक अम्ल मिलता है इमली में। टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलता है? इमली में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में एटीपी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण नाम होता है, और यह किसका कार्य करती है? ऊष्मा मुद्रा होती है या ऊर्जा मुद्रा होती है। तो यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है एटीपी के रूप में। तो आपको जानते होंगे कि कोशिका का शक्ति ग्रह जिसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पितरस के कार्यों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा पितरस के कार्यों से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहले पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। तो ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, इसको आपको याद रखना है। ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, इनमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक नहीं होता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम होता है? वो हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम वो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी और डी को भी पढ़ लेते हैं, क्या पता इनसे भी क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, ये भी सही हो जाएगा। यह बड़ी वसा गोलियों को छोटी वसा के रूप में विघटित करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ग्रुप डी 2022 में ही क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि उंगलीनुमा ये संरचना पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटी आंत में। अब फिर आपको याद करना है कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बिलाई। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है बिलाई। और हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है रसांकुर। आपको दोनों याद रखने हैं, विलाई और रसांकुर। आपको इन दोनों को याद रखने हैं, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो आप जानते होंगे इसकी आकृति कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है। मान लो कि आप ये कुछ इस तरह से इनकी आकृति होती है, मतलब कि ये थोड़ा सही नहीं बना, जैसे हाँ कुछ इस तरह से इसकी आकृति होती है, तो ये जे के रूप में बन जाता है। तो ये किसकी आकृति होती है? ये होती है अमाशय की। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और आज का होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा। मैंने कल के मॉक टेस्ट में आपको ये कराया था। आपको इन चारों में से कमेंट करके बताना है कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा।
आपको कमेंट करके बताना है, और ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।